सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो बच्चों, आपकी छुट्टियां शुरू होने से पहले हमने व्याकरण लतिका शुरू की थी। तो व्याकरण लतिका के हमने दो पार्ट देखे थे। पहला भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, और दूसरा वर्ण विचार। तो बच्चों, आज हम इसी व्याकरण लतिका का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। तो बच्चों, आज तक आप यह जान ही गए होंगे कि भाषा बोलते समय हम अलग अलग ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों से हम शब्द बनाते हैं। लेकिन शब्द तभी कहलाते हैं जब यह वर्णों का समूह सार्थक हो, सही स्थान पर हो। तो नीचे उदाहरण दिया गया है। मकान शब्द म जोड़ का जोड़ न, उससे बन गया मकान। और किसान शब्द की जोड़ सा जोड़ न, उससे बन गया किसान। पर वही मकान और किसान के वर्णों को अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो मकान का नकाम बन जाएगा और किसान का सानकी बन जाएगा। तो देखो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, जब भी हम कोई शब्द कहते हैं, बनाते हैं, तो उन शब्दों के वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है, तभी वह सही शब्द बनता है और उससे अर्थ वह प्रकट होता है। अगर हमने शब्द बनाते समय वर्णों को गलत स्थान पर लिखा तो वह शब्दों के अर्थ सही नहीं बनते। उसी तरह कभी कभी उन शब्दों का कोई भी अर्थ भी नहीं होता, जैसे कि नकाम और जैसे कि सान की। तो बच्चों, इसी से हमें पता चलता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को? शब्द। तो चलो अब आगे। शब्द तथा पद। शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो हम शब्दों का शब्दों को वाक्य में निश्चित स्थान पर रखते हैं, अन्यथा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। मतलब जब हम कोई वाक्य कहते हैं तब उन वाक्यों में शब्दों का सही स्थान होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके भाव, उसके विचार ठीक तरह से सामने वाले को पता नहीं चलता है। इसीलिए वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नीचे इसका उदाहरण हमें एक दिया गया है, जैसे कि एक गिलास में पानी ले आओ, गिलास में एक पानी ले आओ। वही शब्द है पर उन्हें आगे पीछे लिखा गया है, इससे वाक्यों के पूरे अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो शब्दों को सही स्थान पर लिखना ज़रूरी होता है, तभी वाक्य का सही अर्थ समझ में आता है। तो देखो बच्चों, शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बन जाता है, तभी वह पद कहलाता है। मतलब शब्दों को सही जगह पर रखा गया तभी वो व्याकरण के दृष्टि के से शुद्ध वाक्य होता है, और उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो बच्चों देखो, इन्हीं शब्दों के भेद है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो देखो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो इनकी उत्पत्ति, इनका जहाँ से निर्माण हुआ है, इन शब्दों को उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले है तत्सम शब्द, दूसरे है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और पांचवा है संकर। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा उनको जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें हम
तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उन शब्दों का प्रयोग हम उसी तरह, जिस तरह वो संस्कृत में बोले जाते हैं उसी तरह हम हिंदी में भी उन्हें बोलते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। मत फॉर एग्जाम्पल, पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध, अग्नि। तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। अब तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ उन जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे कुछ शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं पर जैसे जैसे हिंदी भाषा का विकास होता गया तो इन शब्दों का भी विकास होता गया। उन शब्दों को कुछ और शब्द हम प्रयोग में लाने लगे। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में दुग्ध को दूध कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, उसी तरह घृत को घी कहते हैं, पुष्प को फूल कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम, यह दूध हो, आग हो, घी हो, फूल हो या काम हो, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं क्योंकि इनका रूप हमने बदल दिया है और उन्हें हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कुछ तत्सम शब्द के तद्भव शब्द में रूपांतर हुए शब्द के एग्जाम्पल्स दिए हैं, वह आप देखिए। चंद्र को हमने चांद भी कहा, पंच को हमने पाँच कहा। ऐसे कई सारे शब्द हैं, उसको आप ज़रूर पढ़िए और किस तरह यह बदलाव आया यह भी समझ लीजिए। तो उसके आगे बच्चों, देशज शब्द, जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब जो देशज शब्द होते हैं वह प्रादेशिक भाषाओं से आते हैं बच्चों, जैसे कि गुजराती हो, पंजाबी हो, ऐसे कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। कुछ ग्रामीण भाषा के शब्द होते हैं बच्चों, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, थैला, डिबिया, लोटा, खिड़की। समझ गए बच्चों? तो उसी तरह आगे है विदेशज शब्द। तो देखो बच्चों, समय समय पर हम भारतीयों का संपर्क विदेशियों से हुआ, उनके संपर्क में आने से हमारी भाषा पर भी उनका प्रभाव पड़ा तथा उनके विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए जो विदेशज शब्द कहलाए। तो देखो बच्चों, विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते। मतलब अंग्रेज़ी भाषा से आने वाले, फ्रेंच से, चीनी से, अरबी से, फारसी से, पुर्तगाली से, तुर्की से। मतलब यह बाहर के देशों से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि स्कूल, कर्फ्यू, रिक्शा, कानून, चालाक, गिरिजा, चाकू। यहाँ कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ना। तो अब हम देखेंगे संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है, ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि टिकट जोड़ घर, टिकट घर, टिकट हो गया अंग्रेज़ी, घर हो गया हिंदी, इससे बन गया टिकट घर। उसी तरह अनु जोड़ बम, अणुबम, अणु हो गया संस्कृत से और बम हो गया अंग्रेजी से। समझ गए ना बच्चों? तो अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। हिंदी भाषा के सभी शब्दों को उनकी रचना के आधार पर उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो देखो, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। तो देखो बच्चों, रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग में होते होते निश्चित हो गए हैं और जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम कहते हैं कि हर किसी को एक
फिक्स नाम हो गया, जैसे कि चंद्र, चंद्र को नाम उच्चारित करते चंद्र करो या चांद, तो हमें चांद का चेहरा आँखों के सामने आ जाता है। वृक्ष कहो या पेड़, हमें पेड़ का, हरे भरे पेड़ का चेहरा हमारे आँखों के सामने आ जाता है। फूल कहो या पुष्प, हमें सुंदर से फूल दिखाई देते हैं। पर उन्हें हम, इसी चंद्र को हम टुकड़े करें, चंद जोड़ द्र, कोई अर्थ होता है नहीं। तो रूढ़ शब्दों में यह खास बात होती है कि इनके टुकड़े करने के बाद इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो देखो बच्चों, आगे है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं उसे यौगिक शब्द के वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब यह शब्द, यौगिक शब्द दो शब्दों से बनते हैं और यह दो शब्द, उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। जैसे कि देश जोड़ भक्त, देशभक्त, देश का भी अर्थ होता है और भक्त का भी होता है ना। दोनों भी शब्दों से कोई ना कोई अर्थ हमें समझ में आता है। उसी तरह पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, इससे भी पुस्तक हो या आलय हो, इन दोनों से कोई ना कोई अर्थ हमें प्रकट होता है। जैसे पुस्तक से किताब और आलय से घर। समझ गए? तो चलो अब, तो देखो बच्चों, अब हम योग रूढ़ शब्द देखेंगे। जिन शब्दों में रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों के दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषता हो, अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं पर किसी और अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो शब्द जो वाक्य यहाँ आता है उससे कोई और ही अर्थ प्रकट होता है। जैसे कि पंख जोड़ ज, पंकज, पंकज अर्थात कमल। हिम जोड़ आलय, हिमालय अर्थात पर्वत विशेष को खास नाम दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज़ पंकज नहीं होती, हर चीज़ कमल का फूल नहीं होता। सिर्फ केवल कमल को ही हम पंकज कहते हैं। कमल के फूल के लिए ही यह नाम रूढ़ हो गया है, स्थायी हो गया है। उसी तरह हर बर्फ का पर्वत हिमालय नहीं होता। हर पर्वत पर अगर बर्फ गिरी और उसे हम हिमालय नहीं कहते। हिमालय हम एक पर्वत विशेष को ही कहते हैं, एक विशेष पर्वत को ही यह नाम दिया गया है। जैसे कि और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दशानन, 10 सिरों वाला, जिसे किसे कहते हैं हम? रावण को। वो रावण के लिए यह नाम अस्थायी हो गया है, पहले से रूढ़ हो गया है। पीताम्बर, पीला है अंबर, किसे कहते हैं हम? विष्णु भगवान को कहते हैं। जलज, जल में रहने वाला। तो इस तरह यह योग रूढ़ शब्द होते। तो बच्चों देखो, अब हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। तो देखो बच्चों, विकारी शब्द, विकार का अर्थ है परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते। मतलब हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जब उनका लिंग बदल जाता है, वचन बदलता है, कारक चिन्ह बदलते हैं और काल बदलता है, तब वह शब्द भी बदल जाते हैं। और यह विकारी शब्द खासकर संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण तथा क्रिया शब्द, यह सब विकारी शब्द होते हैं बच्चों। देखो, जैसे कि संज्ञा में हम देखते हैं, जब हम कोई लड़का आता है तो उसे लड़का कहते हैं, पर जैसे ही वहाँ लड़की दिखाई देती है तो हम वहाँ लड़का नहीं कहते, तो उसे हम लड़की कहते हैं। उसी तरह वचन बदलने पर एक वचन में मैं कहते हैं और बहुवचन में हम
हम कहते हैं। उसी तरह का यहाँ पर विशेषण के वक्त कारक बदलने पर एक वचन में अच्छा कहते हैं और बहुवचन में अच्छे कहते हैं। और उसी तरह क्रिया शब्दों में काल के अनुसार जब काल बदलता है तो वर्तमान काल में खाता है कहते हैं और भूतकाल में खाता था। तो समझ में आ गया बच्चों, जो भी हमारे व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द सभी विकारी होते हैं, उनमें बदलाव आता है। तो अब हम अविकारी शब्द देखते हैं। तो देखो बच्चों, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता और वे ज्यों के त्यों प्रयोग में किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो जैसे के तैसे उनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लिंग बदल जाए, चाहे संज्ञा बदल जाए, सर्वनाम बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, पर इन शब्दों में बदलाव नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द ऐसे होते हैं, संबंध बोधक अव्यय ऐसे होते, समुच्चय बोधक अव्यय में आने वाले शब्द ऐसे होते हैं, विस्मयादि बोधक और निपात। यह सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो यहाँ उनके उदाहरण भी दिए गए हैं क्रिया विशेषण का, धीरे धीरे चलते चलते आगे आगे। तो हम यहाँ अगर संज्ञा बदल भी जाए या लिंग बदल भी जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह संबंध बोधक के पीछे, के सामने, इनमें भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। उसी तरह समुच्चय बोधक लिंग बदलने पर या काल बदलने पर इन पर कोई भी परिणाम, इनका कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसी तरह विस्मयादि बोधक हे, अरे, ओ आदि, हम चाहे वहाँ स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इनमें भी कोई बदलाव नहीं आता। उसी तरह निपात ही, भी, तो यहाँ भी उसी तरह होता है, लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तो उसी तरह अब हम अर्थ के आधार पर देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो देखो बच्चों, सार्थक शब्द हमने शुरू में थोड़ा इसका ज्ञान लिया है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि पर्वत, तोता, आसमान, गुलाब। मतलब यह इनका कोई ना कोई अर्थ इन्हें पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, उनकी कोई ना कोई तस्वीर हमारे आँखों के सामने आ जाती है। ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहेंगे। तो इन्हीं सार्थक शब्दों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो और वे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब इनका अर्थ एक निश्चित होता है और उनका कोई दूसरा और अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि नदी, नदी को देखने के बाद हमें नदी का चित्र आँखों के सामने आता है, बर्तन, पेड़ आदि। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ। अब यहाँ देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर दिया गया है अर्थ। अर्थ का अर्थ है धन और मतलब अर्थ एक ही शब्द का दो अलग अलग अर्थ हमारे सामने आता है। धन मतलब पैसा, रुपया, और मतलब मीन्स आपका अर्थ। उसी तरह तीर, तीर का अर्थ होता है बाण,
और दूसरा अर्थ होता है किनारा। आपको पता है ना, बान मीन्स एरो और किनारा मतलब नदी का किनारा, तट जिसे हम कहते हैं। शब्द वही है पर उसके वाक्य के अनुसार अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। वाक्य के अनुसार उसे अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, जो एक ही शब्द के कई सारे और शब्द आते हैं और उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते। जैसे पानी को हम जल भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं और अम्बु भी कहते हैं। उसी तरह आकाश को आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और नभ भी। उसी तरह फूल को कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी और प्रसून भी। तो देखो बच्चों, इसके आगे है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। मतलब पूरी तरह उल्टा अर्थ, पूरी तरह विपरीत, जिसे हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। ऊंचा नीचा, कच्चा पक्का, दिन रात। तो आगे हम देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द देखो, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनमें सूक्ष्म अंतर होता है और उनके अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो देखो बच्चों, जो शब्द हमें लगभग सुनने में एक जैसे लगते हैं पर एकाध मात्रा कम ज़्यादा होने से उनका पूरी तरह अर्थ ही बदल जाता है, यहाँ हम कुछ उसके उदाहरण देखेंगे। और का अर्थ होता है तथा, और का अर्थ होता है दिशा, तरफ। उसके बाद दिन को पहली मात्रा दी जाए तो दिवस बन जाएगा और उसी दिन को दूसरी मात्रा दी जाए तो गरीब बन जाएगा। तो आसमान, आसमान में आ लिया जाएगा तो आकाश बन जाएगा और उसी असमान अगर हम लिखेंगे तो भिन्न, अलग अलग बन जाएगा। देखो बच्चों, सिर्फ मात्राओं का अंतर है और पूरी तरह अर्थ बदल जाता है। अक्सर आप भी यही गलतियां करते हो, गड़बड़ी में वह गलत शब्द लिखते हो, मात्राएं कम ज़्यादा लिखते हो, उस कारण पूरे वाक्य का, पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए आज से आप लोग अच्छी तरह ध्यान से हर शब्द की सही मात्रा दो। समझ गए? तो देखो बच्चों, आगे है निरर्थक शब्द। हिंदी भाषा में हम कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चाय वाय, पानी वानी, जूता वूता आदि। यहाँ चाय, पानी व जूता किसी पेय वस्तु के नाम है, परंतु वाय, वानी, वूता किसी अर्थ को नहीं बता रहे हैं, अतः यह निरर्थक शब्द है। पर यह निरर्थक शब्द भाषा का अंग है, इनका व्यवहारिक रूप होता है। मतलब हम ऐसे ही कहना शुरू करते हैं कि, तो देखो बच्चों, यह निरर्थक शब्द जो होते हैं, यह इनका कोई अर्थ नहीं होता पर अक्सर हम बातें करते वक्त इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि चाय वाय पी, पानी वानी पिया, जूता वूता पहना। इस तरह इनका भी हमारे हिंदी भाषा में उपयोग होता है, इनका भी व्यवहारिक रूप है। तो देखो बच्चों, यह सब हमने आज शब्दों के भेदों को देखा। तो अब तक हमने क्या सीखा? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशी तथा संकर। तो देखो आगे रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द पांच प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति, भिन्नार्थ। आप आप यह सब कुछ समझ गए होंगे। धन्यवाद।